अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज दुम्बा सीप के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर शंकर लाल जी से। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ डॉक्टर शंकर लाल जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार इरफान भाई, और आपके सभी दर्शकों को, देखने वाले साथियों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब आज दुम्बा सीप के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए, किस तरीके से इसका पालन करना चाहिए और क्या जी इसके बेनिफिट्स है पालने के। साथियों, आज आप देख पा रहे हैं कि मैं कोई ऑफिशियल ना तो ड्रेस में हूँ और ना ऑफिशियल पोजीशन के जैसे अंदर काम हूँ। कर रहे थे वैसे ही हाँ, फार्म पे हैं। मेरा अपना खुद का सेटअप है दुम्बा ब्रीडिंग पे और साथ में गोट ब्रीडिंग पे। तो छुट्टी का दिन था तो मैं ये देखिए फार्म पे ही दोस्तों, आज हूँ। ये दुम्बा आज सीप। आज जैसे भाई ने आपको भी बताया कि दुम्बा पे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। दुम्बा भेड़ बेसिकली वैसे देखा जाए तो जो रीजन खास करके ईरान, इराक, सऊदी अरब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की भेड़ है। और भारत के अंदर भी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी आजकल धीरे धीरे इसकी संख्या है वो बढ़ रही है। दुम्बा की डिमांड पूरे भारतवर्ष में और ना केवल भारत में जबकि पूरे विश्व में दुम्बा की डिमांड आज के टाइम में बनी हुई है। ये जो छोटा बच्चा आप देख पा रहे हैं ये अभी 3 दिन का बच्चा है। बहुत ही शानदार, क्यूट माशाल्लाह और गुलाबी बच्चा है। इसी दुम्बी का बच्चा, ये बिल्कुल जेड ब्लैक दुम्बी है और बिल्कुल वाइट दुम्बा आया है। तो ये कई साथियों के मन में ऐसे एक परसेप्शन रहता है, भ्रम रहता है कि यदि ब्लैक दुम्बी है तो वो वाइट बच्चा नहीं देगी या वाइट है तो वो कोई दूसरे कलर में नहीं देगी। ये सब चीजें दुम्बा के अंदर पॉसिबल है। दुम्बा में ये तीनों ही कलर है जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। लाल कलर भी आता है, हल्का काला भी आता है और सफेद भी रहता है। सफेद की जो डिमांड है, सफेद की जो कीमत है वो ज्यादा रहती है। दुम्बा अपने देसी भेड़ों की तरह, अपनी जो भारतीय भेड़े हैं इनकी तरह इनका खान पान रहता है। इसी तरह से रख रखाव, ब्रीडिंग, सारी चीजें देसी भेड़ों की तरह ही रहती है। पर दुम्बा का मेन ये है कि दुम्बा ओपन ग्रेजिंग में ज्यादा कामयाब नहीं है। दुम्बा को स्टॉल फीडिंग में घर पे चारा दाना अपन खिलाएंगे तभी दुम्बा है वो सबसे बेस्ट सक्सेस है। और आज के टाइम में स्टॉल फीडिंग के अंदर दुम्बा जितना कोई भी पशु, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी की कोई सी भी ऐसी नस्ल नहीं है जो दुम्बा जितनी स्टॉल फीडिंग के अंदर सर्वाइव है। दुम्बा की फीड कन्वर्जन इफिशियंसी, यानी दुम्बा को अपन 2 किलो 2.5 किलो दाना खिलाएंगे तो भी दुम्बा के अंदर 1 किलो बॉडी का वजन बढ़ाने की क्षमता है, जबकि बाकी कोई भी भेड़ की नस्ल में और बकरी की नस्लों के अंदर ये नहीं है। तो बेसिकली ये जानकारी है। बाकी यदि अपन बात करें रोग बीमारियों की, बहुत कम रोग और बीमारियां भेड़ के अंदर और दुम्बा भेड़ में खासकर देखने को मिलती है। ना केवल अपन साल में 2 या 3 जो वैक्सीनेशन है वो टाइमली करवा लेते हैं तो दुम्बा के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या भी नहीं आती। बच्चे की बात करें, ब्रीडिंग की बात करें तो दुम्बा जनरली लगभग एक बच्चा देती है। अच्छी खिलाई पिलाई और सब चीजें हैं, अच्छी फ्रेम की भेड़ है तो 2 बच्चे भी लगभग 20 से 30% केस के अंदर 2 बच्चे भी आराम से दे देती है। मेल का जो वजन है, लगभग मेल 1.5 साल की एज के अंदर लगभग 1 क्विंटल के करीब मेल है वो वजन पकड़ लेता है। और भेड़ का वजन भी सामान्यतः 50 से 60 किलोग्राम तक रहता है। और दुम्बा में देसी भेड़ों की तुलना में दूध भी ज्यादा है। जैसे आप हमारी इस दुम्बी में देख सकते हैं, अडर का साइज अपने देसी भेड़ों में इतना बड़ा अडर नहीं होता, जबकि दुम्बा के अंदर आधा लीटर 1 लीटर तक दूध देने की दुम्बी की क्षमता है। तो इसी वजह से दूध अच्छा है, इसी वजह से बच्चा भी हेल्दी होता है और बच्चा है वो बढ़िया बढ़वार करता है, ग्रोथ है वो दुम्बा जल्दी लेता है। तो ये दुम्बा से संबंधित कुछ एक जानकारियां थी। तो डॉक्टर साहब एक जो आज के टाइम में क्रेज चल रहा है, जो तुर्की दुम्बा देसी भेड़ों पे छोड़ के जो नस्ल तैयार की जा रही है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। ये क्रॉस ब्रीडिंग है, यानी तुर्की जो दुम्बा है, अफगानी जो दुम्बा है उसको देसी भेड़ों के साथ में छोड़ करके क्रॉस करवाएंगे तो पहली बार में वो कन्वर्ट नहीं होता। पहली बार में 50% लक्षण ही आते हैं। यानी पहली बार में अपने को थोड़ी दूर दिखाई देगी, बाकी उसमें किसी में थोड़ा छोटा पूंछ दिखाई देगा, किसी में बड़ा दिखाई देगा। नागौरी जिसको बोलते हैं, नागौरी दुम्बा जिसे आजकल बोलते हैं, यानी क्रॉस वाला दुम्बा जो है। तो धीरे धीरे चौथी 5वीं जनरेशन तक, वैसे साइंस की भाषा में बात करें तो 7 पीढ़ियों बाद वो पूरा कन्वर्ट हो पाता है। पर तीसरी चौथी जनरेशन के बाद में वो पूंछ है वो बहुत कम अपने को देखने को मिलता है। तो अपने राजस्थान में और भारत में आज के टाइम में जो ज्यादातर दुम्बे हैं वो ज्यादातर इसी वजह से, क्रॉस की वजह से आगे उनमें सुधार हुआ है। ये दुम्बा भी जो आप हमारे देख पा रहे हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र है अविका नगर के अंदर, वहीं से आए हुए हैं।
और वहाँ पे भी आज से 7-8 साल पहले इसी तरह से इम्प्रूवमेंट का काम है वो शुरू किया गया था। तो आज धीरे धीरे वहाँ पे भी बहुत अच्छी ब्रीड है वो डेवलप हो चुकी है। जैसे आप इनमें दूम देख पा रहे हो, बिल्कुल तुर्की की तरह ही ये दूम आज यहाँ पे भी धीरे धीरे अनुसंधान से, रिसर्च से और ब्रीडिंग की वजह से ये सारी चीजें अपने यहाँ पे संभव हो पाई है। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि बकरी की तुलना में इसमें ज़्यादा कमाई है या गोट में ज़्यादा कमाई है या दुम्बा में ज़्यादा कमाई है? वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग सबकी मानसिकता रहती है। कोई किसी काम में काम को पसंद करता है, कोई साथी किसी भी काम को पसंद करता है। क्योंकि आप तो हर एक चीज पे काम कर रहे हो ना। बकरी की तुलना में मैं आपको ये बताऊं, इसका मैनेजमेंट कम है, खर्चा कम है, बकरी का खर्चा ज्यादा है। दूसरा ये है कि इसमें रिटर्न ज्यादा है। जैसे 1 साल का छोड़ो, अपन यदि 4 महीने के बच्चे की भी बात करें तो बकरी की यदि आज के टाइम में कोई सी अच्छी से भी अच्छी नस्ल है तो भी 4 महीने का बच्चा 10,000 12,000 15,000 ऊपर में 15,000 में जाता है। जबकि दुम्बी का बच्चा जन्मता बच्चा ही कम से कम 25-30 हजार रुपए उसके लोग है वो देने को तैयार रहते हैं। इतने बड़ा बच्चे के लिए? इतने बड़े बच्चे के 25-30 हजार रुपए कम से कम देने को तैयार रहते हैं। यदि 4 महीने का बच्चा है तो वो 40-50 हजार रुपए तक भी आराम से, अच्छा बच्चा क्वालिटी वाला है तो सेल हो जाता है। तो यानी दुम्बा के अंदर अपने को रिटर्न अच्छा मिलता है और मैनेजमेंट और खर्चा बहुत कम है। जितना खर्चा बकरी पालन के अंदर यदि कोई साथी कर रहा है, बकरी पे जितना खर्चा कर रहे हैं उतना खर्चा यदि दुम्बा पे कर दिया जाए तो बकरी से 2 गुना से लेकर के 3 गुना तक मुनाफा है। ये आप जो हमारा सेटअप देख पा रहे हो, ये बकरियों के साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। जो खाना दाना बकरियों का रहता है, जो चारा बकरियों का रहता है, वही चारा इनका है। जबकि बकरी की बजाय इनका जो वजन है, चाहे दुम्बी का वजन हो या दुम्बा का वजन हो, बकरी के और उसके मेल की बजाय इनका 1.5 गुना वजन है। तो यानी इसमें बढ़वार भी ज्यादा है, खर्चा कम है, मैनेजमेंट कम है, सार संभाल वो चीजें बहुत कम है, बीमारी बहुत कम आती है। और रिटर्न के अंदर जब अपने को नेट इनकम की बात करते हैं तो उसमें ये बकरी की बजाय मेरे को तो, मेरे परसेप्शन में ये ज्यादा बेटर है। बाकी अलग अलग सबकी वो तो हर एक की चॉइस होती है डॉक्टर साहब, अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग मानसिकता होती है। हो सकता है कोई बकरी की ऐसी ब्रीड हो जिसकी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डिमांड है तो उसमें एक केस के अंदर रेट अच्छा मिल जाए तो नहीं कह सकते, पर ओवरऑल की बात करें तो दुम्बा फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस आज के समय में इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है। तो डॉक्टर साहब एक ओरिजिनल तुर्की की और नागौरी की थोड़ी पहचान बता दीजिए। ओरिजिनल तुर्की और नागौरी में यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो जैसे ये आप दुम्बा देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल तुर्की जो दुम्बा है वो है। इसमें पूंछ अपने को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, हैवी बड़ी दूंब, और साथ में दूंब में पीछे आपको इसमें कट भी दिखाई दे रहा होगा बीच के अंदर। दोस्तों और ज्यादा, इससे भी और ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी में जब अपन जाते हैं तो और ज्यादा अच्छे कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं। जबकि यदि नागौरी में या क्रॉस में जाएंगे तो हो सकता है चेहरा, शकल, सूरत तो अपने को ऐसी दिखे, पर जो पीछे की दूंब है वो दूंब छोटी मिलेगी, या दूंब के कांटा जिसे कई साथी बोलते हैं, कांटा मिलेगा, यानी पूंछ का भाग मिलेगा। जैसे किसी में 1 इंच का पूंछ हो सकता है, किसी में 2 इंच का, 4 इंच का, यानी वो उसकी पीढ़ी पे डिपेंड करता है। यदि अच्छे पेरेंट्स उसके यानी प्योर वाला दुम्बा नहीं रहा हुआ तो उसमें वो चीजें धीरे धीरे जाकर के खत्म होती है। तो देसी भेड़ से जब बच्चा पैदा होगा दुम्बा का तो उसे नागौरी आज के समय में बोल रहे हैं। और जो ओरिजिनल चीज है, या ओरिजिनल तो मैं नहीं कह सकता, इंडिया के अंदर ओरिजिनल जो दुम्बा है वो 1% भी नहीं है। जितने भी दुम्बे हैं सारे क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार हुए हैं, पर जिसमें 4-5 साल जिनको काम करते हो गया, 4th-5वीं पीढ़ी जहाँ पे आ गई वहां पे यूं कह सकते हैं कि 95% तक जो तुर्की दुम्बा है उसके लक्षण है वो आ रहे हैं। मेरा मानना तो ये डॉक्टर साहब कि तुर्की दुम्बा जो है वो रेड कलर में है, ब्राउन कलर में। तुर्की जो है उसमें ब्राउन कलर है वो ज्यादा पॉपुलर है। तुर्की के अंदर ब्लैक कलर भी है, इस तरह के पैचेज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं। और ये जो गुलाबीपन है, ये जो सफेद कलर वाला है, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से, यानी उसी तरह की मादी को यूज करके और उसी तरह का नर सेलेक्ट काम में लेकर के धीरे धीरे जब काम करते हैं तो वो ब्यूटी और सुंदरता है वो ऐसे धीरे धीरे सेलेक्टिव ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं उसके माध्यम से बढ़ती है। तो ये बेसिकली एक जानकारी दुम्बा से संबंधित है। धन्यवाद साथियों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में बताएं ज़रा।